हेलो दोस्तों, वेलकम टू ओनली आईएएस। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे 1 जनवरी से लेकर 8 जनवरी के बीच में जो भी इंपॉर्टेंट इकोनॉमी रिगार्डिंग करंट अफेयर्स थे उनको आज हम समझेंगे। हमारा पहला टॉपिक है रिगार्डिंग ग्रीन बॉन्ड्स। अभी देखो रिसेंटली ही न्यूज़ में रहे हैं और ये 25 जनवरी को ये आउट होने वाले हैं। बेसिकली अगर आप इनमें इन्वेस्ट करना चाहते हो ना तो उस टाइम पर आप इन्वेस्ट कर सकते हो। तो इनको समझेंगे कि आखिर ये सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स होते क्या हैं। देखो 3 वर्ड्स हैं, सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स। तीनों एक एक करके समझ लेते हैं, फिर तीनों कंबाइन कर देंगे तो आपका आंसर मिल जाएगा। देखो, जैसे किसी को भी ना पैसों की जरूरत होती है तो आप जानते हो कि वो बॉन्ड्स इशू कर सकते हैं। और भी तरह हो सकते हैं पैसा रेज करने के, पर एक इंपॉर्टेंट तरीका क्या है? बॉन्ड्स। मैंने बहुत बार पहले भी समझाया हुआ है। मान लीजिए किसी को पैसे रेज करने हैं 100 रुपीज, ठीक है, और आप चाहते हो उनमें इन्वेस्ट करना, तो आप क्या करोगे? आज के टाइम पर 100 रुपीज इन्वेस्ट कर दोगे। फिर ये जो बॉन्ड है इसके ऊपर कुछ लिखा होगा, मान लो लिखा है 100 रुपीज, टाइम मान लो लिखा है 3 साल और रेट लिखा है 4%। तो 1 साल के बाद क्या होगा? आपको इस 100 का 4%, दैट इज 4 रुपीज, ये मिल जाएगा। फिर सेकेंड ईयर के एंड पे फिर से 4 रुपीज आपको मिल जाएगा। तीसरे साल के एंड पे 4 रुपीज तो मिलेगा ही मिलेगा, पर उसके साथ में क्या होगा? ये 3 साल कंप्लीट हो गए ना, टाइम इक्वल टू 3 ईयर्स, तो ये जितना पैसा आपने इन्वेस्ट किया था उतना पैसा आपको रिटर्न मिल जाएगा। तो हुआ क्या? आपने 100 रुपये इन्वेस्ट किए, बेसिकली आपकी जेब से 100 रुपये गए। 1 साल बाद आपको 4 रुपये मिले, दूसरे साल के बाद भी कूपन मिला 4 रुपये का, उसी तरह तीसरे साल के एंड में भी 4 रुपये मिले। पर तीसरे साल के बाद क्योंकि टाइम खत्म हो गया तो आपको पूरा का पूरा पैसा, दैट इज 100 रुपीज, यहाँ पे मिल जाते हैं। तो बॉन्ड्स कुछ इस तरह से वर्क करते हैं। आपको क्या फायदा हुआ एज एन इन्वेस्टर कि आपको ये कूपन मिलने लग गए। ठीक है ना, आपने पैसा इन्वेस्ट किया, उस हिसाब से आपको रिटर्न मिलने लग गया। ऑन द अदर हैंड, जिसको आपने पैसा दिया, मान लो या गवर्नमेंट हो गया या कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन को आपने पैसा दिया, उसके पास पैसे की कमी थी, उसके पास ये 100 रुपीज चले गए। उसने 100 रुपीज हो सकता है कहीं और, कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने के अंदर या किसी भी चीज के लिए उसने यूज कर लिए, तो वहां पर उनके पास जो पैसों की कमी थी, उनकी पैसों की कमी कंप्लीट होगी और आपने जो पैसा इन्वेस्ट किया था आपको उसका रिटर्न मिल गया। तो इस तरह से बॉन्ड्स की वर्किंग होती है। देखो बहुत तरह के बॉन्ड्स होते हैं, पर मैंने एक जनरल तरीका बताया। इसके अलावा आप जानते हो जीरो कूपन बॉन्ड वगैरह होते हैं, उनकी थोड़ी फंक्शनिंग अलग होती है, बट ठीक है, समझने के लिए हमने समझ लिया कि बॉन्ड्स आखिर होते क्या है। अब देखो इसके आगे वर्ड लगा दो ग्रीन। अब ग्रीन का मीनिंग क्या होता है खुद सोचो। ग्रीन जब भी हम बात करते हैं, हम बात करते हैं कुछ इन्वायरमेंट फ्रेंडली चीजों की। तो जब हम बात करेंगे ग्रीन बॉन्ड्स की, तो वहां पर क्या होगा? जो पैसा इकट्ठा हुआ ना, ये जो इन्वेस्टर्स ने पैसा लगाया, वो कहाँ यूज होगा? वो कुछ ग्रीन एनर्जी के प्रोजेक्ट्स या फिर ग्रीन इन्वायरमेंट, क्लीन इन्वायरमेंट के अंदर इसके अंदर यूज किया जाएगा। जैसे मान लो रिन्यूएबल एनर्जी, वहां पर पैसा लगा दिया, वहां पर कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए। उसके साथ ही साथ हो सकता है कुछ क्लीन ट्रांसपोर्टेशन मैकेनिज्म, उसके लिए हो गया। क्लाइमेट चेंज को कैसे कम करना है, उसके लिए हो गया। पोल्यूशन को कैसे कम किया जा सकता है, ये सारी चीजें। बाकी सोलर हो गया, विंड, बायोमास, हाइड्रो पावर, इस तरह के अलग अलग प्रोजेक्ट्स के लिए पैसा रेस किया जा सकता है एंड फिर उस पैसे को इन पर्टिकुलर चीजों के लिए इन्वेस्ट किया जा सकता है। तो दोनों का मीनिंग पता लग गया ग्रीन बॉन्ड्स का। अब इसके आगे एक वर्ड आ जाता है कई बार, सॉवरन। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछ ले कि भैया सॉवरन ग्रीन बॉन्ड क्या है, ये एक्चुअल में अगर आप नोटिस किया ना, ये देखो यहाँ पे लिखा ना सॉवरन ग्रीन बॉन्ड्स। ये सॉवरन क्या है? जब भी हम बात करते हैं सॉवरन की, हम बात करते हैं वहां की जो कंट्री की, मान लीजिए जो गवर्नमेंट होती है, ठीक है ना, उसकी बात कर ली जाती है। तो यहाँ पर जो सॉवरन ग्रीन बॉन्ड है, इसका मीनिंग ये है कि मैं और आप क्या करेंगे? पैसा किसको देंगे? हमारी सरकार को। एक्चुअल में गवर्नमेंट को नहीं, मतलब गवर्नमेंट के बिहाफ पे आरबीआई काम करता है, तो आरबीआई के द्वारा मतलब ये चीज करे जाएंगे, आरबीआई इसको इशू करेगा ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, तो ये मीनिंग हो गया, गवर्नमेंट के पास इसका पैसा जाएगा। फिर गवर्नमेंट उनको कहाँ लगाएगी? जो अलग अलग मैंने आपको बताया जो ग्रीन एनर्जी के रिगार्डिंग प्रोजेक्ट्स हैं। अभी ये पहली बार इशू किए जा रहे हैं। ठीक है, नियरली हम क्या कर रहे हैं? 2 ट्रांचेस के अंदर कर रहे हैं। ठीक है, एक होगा पहला होगा ट्रांच 8,000 करोड़ का, फिर दूसरा होगा भी 8,000 करोड़ का। तो टोटल गवर्नमेंट कितना रेस करना चाह रही है? 16,000 करोड़। ठीक है, फिर इसको उसके हिसाब से फिर इन्वेस्ट कर दिया जाएगा एंड अकॉर्डिंगली एज इन ग्रीन चीजों के लिए, ये सारी जो चीजें मैंने आपको बताई, इन पर्टिकुलर पर्पसेस के लिए इसको यूज कर लिया जाएगा। थोड़ा सा अगर आप और हिस्ट्री में देखना चाहते हो, ठीक है, तो आप यहाँ पे नोटिस कर सकते हो कि काफी लंबे टाइम से ना हम बात कर रहे थे, पर अभी 2022 के जो बजट था तब हमने बात करी कि हाँ इनको अब करेंगे। अब फाइनली हम इन चीजों को अच्छे से कर रहे हैं। कहाँ कहाँ पे वर्क कर सकते हैं ये आप देख सकते हो। क्लाइमेट रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, वाटर कंजर्वेशन हो गया, रिन्यूएबल एनर्जी हो गया, तो ये सारी चीजों से इसको आप रिलेट करा जा सकता है।
ठीक है, तो दोनों के लिए फायदा है। हमारे लिए इन्वेस्टर के लिए क्या फायदा है, एक तो देखो देखो आज के टाइम पे ना, जैसे मान लो मैं हूँ, मुझे ना पसंद है कि यार ज्यादा पोल्यूशन ना करूं, ठीक है। एट द सेम टाइम मैं चाहता हूं कि ना कि मैं जो अपना पैसा कहीं इन्वेस्ट करूं तो उससे ठीक ठाक रिटर्न भी मिल जाए, राइट। तो यहाँ पर ग्रीन बॉन्ड ना दोनों चीज देते हैं कि मेरा जो इन्वायरमेंट के प्रति जो कमिटमेंट है मैंने वो भी फिलफिल कर दी, उसके साथ ही मैंने पैसा भी कहीं इन्वेस्ट कर दिया। हो सकता है उतना ज्यादा बढ़िया रिटर्न ना मिला हो सकता है उतने ज्यादा पैसे ना मिले हो, पर ठीक ठाक पैसे मुझे वहां पर रिटर्न्स वहां पर अपने इन्वेस्टमेंट के ऊपर मिल जाते हैं। तो दोनों चीजों का यहाँ पर आपको बेनिफिट देखने को मिल जाता है। और गवर्नमेंट को क्या बेनिफिट हुआ, गवर्नमेंट को यही बेनिफिट हुआ, आप जानते हो, ठीक है। हमारी बहुत सारी हमारी कमिटमेंट्स हैं, पेरिस क्लाइमेट डील हमने साइन कर रखी है। उसी तरह से आप पंचामृत के बारे में जानते हो, ठीक है। आई एम वेरी श्योर आपने इन्वायरमेंट के अंदर ये सारी चीजें पढ़ी हुई हैं। किस तरह से हम चाहते हैं कि जो 2030 तक जो 50% हमारा पावर कंजम्पशन है एक तरह से वो नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड एनर्जी सोर्सेज से आए। इसके साथ ही हमारी जो एमिशन इंटेंसिटी है उसको हम कम करना चाहते हैं बाय 45% बाय 2030, जो हमारा 2005 का लेवल था, ठीक है। ये सारे एनवायरनमेंट के टॉपिक्स आपने वेरी श्योर पढ़े हुए हैं। तो ये जो सारे एनवायरनमेंट के हमने चीजों को अचीव करना है उसको कैसे अचीव किया जा पाएगा, वो इसी तरह से हम अचीव कर पाएंगे, राइट। तो ये सारी चीजें हमें समझनी थी कि ग्रीन बॉन्ड आखिर होते क्या है, एंड साथ ही साथ सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड को हमारी गवर्नमेंट क्यों लॉन्च कर रही है, क्या रीजन है उसके पीछे, वो सारी चीजें भी हमने समझ ली, ठीक है। तो यहाँ पर ना आपको इकोनॉमी और एनवायरमेंट दोनों का एक कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा। और इसी को आप कुछ हद तक मान सकते हो जो हम बात करते हैं ना सस्टेनेबल डेवलपमेंट की। आपके पास पैसे हैं, वन सेकेंड, आपके पास पैसे हैं, पैसों को इन्वेस्ट भी करना है, अच्छी रिटर्न्स भी चाहिए, बट एट द सेम टाइम इन्वायरमेंट को भी साथ लेकर चलना है। उसी तरह से फ्यूचर जनरेशन आएंगी उनके जो इश्यूज हैं उनको भी रेज नहीं करना, ठीक है ना। उनकी डिमांड्स को भी हम ऐसा नहीं करना चाहते कि इन्वायरमेंट को बिल्कुल पोल्यूट कर दें, वो भी गलत हो जाएगा। तो इसके लिए आप इसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अंदर भी अच्छे से यूज कर सकते हो, ठीक है। आगे बढ़े उसके पहले मैं थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन आपको बता दूं हमारे प्रारंभ कोर्स के अंदर, ठीक है। ये 2024 के लिए फाउंडेशन कोर्स है। ये बहुत ही एक स्ट्रक्चर्ड मैनर के अंदर बनाया गया है। यहाँ पर आपको 4 फेजेस देखने को मिल जाएंगे। पहले एक बेसिक्स फाउंडेशन कोर्स है, फिर उसके बाद आपको थोड़ा एडवांस लेवल पे लेके जाया जाएगा। पहले मान लो जैसे आपने एनसीईआरटी करी ना, फिर आ जाओगे एडवांस फीचर्स के ऊपर, जहां पर आपको प्रॉपर वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, ठीक है। वीकली करंट अफेयर्स हो गया, इस तरह से प्रॉपर वीकली मंथली शेड्यूल आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा। फिर आपको प्रीलिम से साथ ही साथ आपको सुपर सेवर करंट अफेयर्स हो गया, एंड सिमिलर चीज आपको मेंस के रिगार्डिंग भी आप देखने को यहाँ पे मिल जाएगी। तो बहुत सारे नए फीचर्स है इसके अंदर। अगर आप इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हो तो डेफिनेटली आप video.onlyis.in पर जा सकते हो, या फिर आपके कुछ डाउट्स हैं तो इन नंबर से कॉल करके भी हमसे अपने डाउट्स को रिजॉल्व करवा सकते हो। चलते हैं हमारे दूसरे टॉपिक की तरफ, दैट इज कि अगर आप नोटिस करोगे 2022 के अंदर तो इंडियन रुपी काफी गिरा, ठीक है ना। इंडियन रुपी की जो वैल्यू थी वो काफी उसमें गिरावट देखने को मिली, तो नियरली ना 10% गिरावट देखने को मिली। तो इसको हमें समझना जरूरी हो जाता है कि आखिर इसे हुआ क्यों। अगर आप देखोगे ना 2022 के अंदर, तो जितनी भी एशिया के अंदर अलग अलग करेंसीज थी, तो उनमें जो इंडियन रुपी था ना उसने सबसे खराब परफॉर्म किया कि इतनी हमारी रुपी के अंदर गिरावट देखने को मिली। अगर आपने देखो नोटिस किया हो, हम देखते हैं ना $1 = 80, इस तरह से वैल्यू चलती है। तो इस साल क्या हुआ, सबसे हाईएस्ट नंबर दैट इज $1 = 83.2, इस वैल्यू तक हमारा रुपी नीचे गिर गया था। तो बहुत ज्यादा डेप्रिसिएशन हमें यहाँ पर रुपी की देखने को मिली है। देखो कई लोगों को कंफ्यूजन हो जाती है कि डेप्रिसिएशन का मीनिंग क्या होता है। डेप्रिसिएशन का मीनिंग होता है रुपी की वैल्यू के अंदर गिरावट। जैसे यहाँ पर 80 रुपए में $1 मिल रहा है, यहाँ पर हमें कितने में मिल रहा है 83.2 में। तो यहाँ पर क्या बोलेंगे कि रुपी ना डेप्रिशिएट करता जा रहा है। अब इसके पीछे का सर कारण क्या था, क्यों हमारा रुपी यहाँ पर गिरता रहा। देखो आप जानते हो वर्ल्ड ओवर हमें इन्फ्लेशन देखने को मिल रही है कि महंगाई काफी ज्यादा है। अब आप खुद जानते हो कि जब महंगाई ज्यादा होती है तो क्या चीज बढ़ाई जाती है, जैसे रेपो रेट बढ़ाई जाती है। तो इसी तरह से जो यूएस का ना फेड है, जो वहां का आरबीआई है यूएस फेड, तो उनके द्वारा क्या किया गया, उनके द्वारा जो इंटरेस्ट रेट है उनको काफी तेजी से इंक्रीज किया गया। अगर आप नोटिस करोगे तो अराउंड ना 4% या 4.25% के अराउंड इतना उन्होंने थ्रू आउट द ईयर इंटरेस्ट रेट को हाइक किया। 425 बेसिस पॉइंट के अराउंड उन्होंने हाइक किया। अब आप खुद सोचो, वहां पर अगर यूएस का फेड इंटरेस्ट रेट को हाइक करता जा रहा है, तो ये जो यूएस मार्केट है एज एन यूएस का जो वहां के जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स वगैरह इशू करती है, तो वो क्या हो जाएंगे, वो काफी ज्यादा अट्रैक्टिव हो जाएंगे, ठीक है ना। देखो जो जो इन्वेस्टर होंगे
वो इंडिया में पैसा क्यों डालते हैं? इंडिया में पैसा इसलिए डालते हैं ना कि उनको लगता है कि हमें यहाँ से अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। पर अगर आप देखो कि यूएस फेड अगर इंटरेस्ट रेट को हाइक करता जा रहा है, तो इन्वेस्टर को ये लगेगा कि यार मैं ना यूएसए में ही पैसा डाल देता हूँ। क्यों? क्योंकि अब तो अच्छे खासे इंटरेस्ट रेट यहाँ भी मिलने लग गए हैं एज कम्पेयर टू पहले टाइम के। ठीक है, तो इससे हो क्या रहा है? तो ये जो इन्वेस्टर है ये इंडिया से अपने पैसा निकाल लेगा और कहाँ पे इन्वेस्ट करेगा? इधर इन्वेस्ट करेगा। उससे क्या होगा? उससे जो यूएस डॉलर की डिमांड थी वो बढ़ती जाएगी। ठीक है, रुपये की उतनी डिमांड नहीं रहेगी। ठीक है, यूएस डॉलर की डिमांड इंक्रीज होती रहेगी। तो इन दी एंड क्या हुआ? फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स ने अपना पैसा इंडियन मार्केट से निकाला, उसको कहाँ इन्वेस्ट किया? यूएसए के अंदर। उस वजह से क्या होता गया? हमारा यूएस डॉलर की डिमांड बढ़ती गई और जो यूएस डॉलर था उसका स्ट्रेंथ होती गई, वो स्ट्रांग होता गया। ऑन इन द कंपैरिजन क्या हुआ? जो इंडियन रुपी था वो उसके सामने हमें वीक देखने को मिला। तो ये सारे इश्यूज आप यहाँ पर जान सकते हो। उसी तरह से आप नोटिस करो जो रशिया यूक्रेन का क्राइसिस था उसकी वजह से भी कुछ जो हमारा पैसा था, हमारे जो कुछ इंडिया में पैसा इन्वेस्टेड था वो भी बाहर गया। तो ये भी एक इशू हमें यहाँ पर देखने को मिल जाता है। तो इस तरह से हमारा जो रुपी था वो 10% कहीं ना कहीं गिरा एज कम्पेयर टू यूएस डॉलर इन 2022। अब देखो एक एक चीज और इस आर्टिकल के अंदर कवर करी गई थी कि सर 2023 के लिए क्या प्रोजेक्शंस है। अब 2023 में भी क्या हमारा रुपी गिरता रहेगा? देखो कुछ हद तक डेफिनेटली हाँ जी गिरता रहेगा, पर इसके अलावा आप अगर नोटिस करो तो इंडिया ना वर्ल्ड की, तो आप जानते हो, फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है। प्लस साथ ही साथ ऐसा एक्सपेक्टेड है कि इंडियन इकोनॉमी काफी तेजी से ग्रो कर रही है। राइट, काफी तेजी से हमारी इकोनॉमी 2023 में ग्रो करती रहेगी। तो जब ऐसी सिचुएशन होती है, जब इंडियन इकोनॉमी अच्छे से ग्रो करेगी, तो बाहर से भी लोग और कोशिश करेंगे पैसा इन्वेस्ट करने की। एंड उस वजह से हम सोच रहे हैं कि शायद 2023 में हमारा रुपी ज्यादा ना गिरे। ठीक है, तो ये चीजें हमें समझनी थी। चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ, दैट इज कि जो फेसबुक है उसके ऊपर 300 मिलियन यूरोस का फाइन लगाया गया है फॉर ब्रीचिंग यूरोपियन यूनियन प्राइवेसी लॉ। अब देखो उतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है कि इसको हम डिटेल में समझे कि क्या इस जजमेंट के अंदर बोला गया, पर एक ना क्वेश्चन आ रखा है यूपीएससी के अंदर, मैं आपको लास्ट में वो आपको होमवर्क भी दूंगा। बहुत इजी क्वेश्चन था, तो इसलिए आपको इस तरह की चीजें पता होनी चाहिए। तो जो फेसबुक की पेरेंट कंपनी है मेटा, मेटा, उसके ऊपर ये फाइन लगाया गया है। क्यों लगाया गया है? क्योंकि दरअसल में ना यूरोपियन यूनियन के अंदर ना राइट टू प्रिवेसी को बहुत इंपॉर्टेंट दी जाती है। आप जानते हो, देखो हमारे कोर्ट्स ने भी, जो हमारे सुप्रीम कोर्ट है, उन्होंने भी पुट्टो स्वामी जजमेंट के अंदर ये बात बोली थी कि राइट टू प्राइवेसी हमारा जो फंडामेंटल राइट है, आर्टिकल 21 के अंदर आता है, राइट टू लाइफ विद डिग्निटी। पर आज के टाइम पर भी ना हमारी राइट टू प्राइवेसी की इतनी बात नहीं करी जाती, मतलब होता है डिस्कशन होता है, ठीक है ना। उसी तरह से आप जानते हो, देखो डेटा प्रोटेक्शन बिल वगैरह भी अभी हमारे यहाँ चल रहा है, ठीक है भाई, उसको पास तो नहीं हुआ, बिल की स्टेज पे ही है। पर यूरोपियन यूनियन की अगर आप बात करोगे ना, तो यूरोपियन यूनियन के अंदर राइट टू प्राइवेसी को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। इसीलिए ना यूरोपियन यूनियन ने एक अपना डेटा सेट, एक ना अपने रूल्स बनाए हैं, उनको क्या बोलते हैं? जीडीपीआर, जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन। आई रिपीट, जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन। ठीक है, लोगों का डेटा किस तरह से यूज हो, क्या क्या उनके अलग अलग रूल्स होने चाहिए। ठीक है, कौन यूज कर सकता है, कोई मिसयूज तो नहीं कर रहा, किस तरह से प्रोसेसिंग होगी, क्या डेटा आप कलेक्ट कर सकते हो, कितना कलेक्ट करना है, उसको यूज कैसे करना है। ये जो अलग अलग तरह के राइट्स है ना, ये लोगों के हाथ में होने चाहिए। ठीक है, तो ऐसा ये जीडीपीआर के जो रूल्स है यूरोपियन यूनियन के, ये बताते हैं। पर अभी क्या हुआ है, जो फेसबुक हो गया या फिर इवन जो इन्हीं के साथ ही, मतलब जो इंस्टाग्राम है ना, ठीक है, आप जानते हो सभी साथ में ही है, व्हाट्सएप और ये, तो इंस्टाग्राम के साथ भी वहां पर क्या हुआ है, जो जीडीपीआर के रूल्स हैं इनकी उल्लंघना करी गई है फेसबुक के द्वारा। इसी वजह से क्या हुआ है, उनके ऊपर एक तरह का फाइन लगाया गया है। तो आप कहीं पर कोट करना हो कि यूरोपियन यूनियन के लॉस काफी अच्छे हैं जीडीपीआर के साथ ही, तो वो भी कोट किया जा सकता है। प्लस आपके प्रीलिम्स में भी इस तरह का क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जा सकता है। ऊपर से आप जानते हो, देखो इंडिया में भी डिजिटल पर्सन डेटा प्रोटेक्शन बिल, ये बिल बिल फॉर्म में है। ठीक है, अभी लॉ तो नहीं बना, अभी एक्ट तो नहीं बना, बट डेफिनेटली बिल फॉर्म में ये आ चुका है। तो आप इसके रिगार्डिंग मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है, तो आप क्या कर सकते हो कि इसकी वीडियो को हमारे यूट्यूब चैनल पे जाकर ही देख सकते हो। ठीक है, सिंपली इतना सर्च कर देना और आपको ये पर्टिकुलर कि डेटा प्रोटेक्शन बिल इंडिया में जो इंट्रोड्यूस किया गया है वो क्या है, वो समझ आ जाएगा। चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अभी इस वीक में क्या हुआ, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया था उसने एक लिस्ट रिलीज करी है। सर किस चीज की लिस्ट? डीएसआईबी की। ये क्या है? डोमेस्टिकली सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक। मैं आपको एग्जांपल समझाता हूं। जैसे आप नोटिस करो एसबीआई। ठीक है सर, हम जानते हैं क्या, एसबीआई सर एक बहुत बड़ा बैंक है, हमारी इकोनॉमी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी बैंक है।
राइट। पर अगर आप सोचो एक दिन एसबीआई अगर डूब गया, एग्जांपल लेके चलो कि अगर एसबीआई डूब गया, उससे क्या होगा, हमारी इकोनॉमी पे ना ऐसा इंपैक्ट होगा जो शायद हमने कभी इमेजिन भी नहीं किया होगा। तो बिल्कुल सर। तो इससे क्या पता लगता है, इससे ये पता लगता है ना एसबीआई हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसी वजह से ना आरबीआई एक लिस्ट बना के चलता है, उस लिस्ट को क्या बोल दिया, डीएसआईबी, डोमेस्टिकली सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक। हमारी इकोनॉमी के लिए ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बैंक है, क्योंकि ये बहुत बड़ा बैंक है, इसके रिगार्डिंग बहुत सारे हमें हमारी इकोनॉमी में बहुत इसका इंपॉर्टेंट रोल है। अब आरबीआई ने ऐसा बोला है कि एसबीआई हो गया, आईसीआईसीआई बैंक हो गया, एचडीएफसी बैंक हो गया, ये तीन ऐसे बैंक हैं जो टू बिग टू फेल है। ठीक है ना, जो बहुत बड़े बैंक हैं, और अगर ये फेल हो जाएंगे तो हमारी इकोनॉमी ही फेल हो जाएगी। तो ये चीज यहां पर बात करी गई है। ठीक है, तो ध्यान रख क्या रखना है कि डीएसआईबी को अनाउंस कौन करता है, अनाउंस किए जाते हैं आरबीआई के द्वारा। ये वो बैंक्स होते हैं जो बहुत बड़े होते हैं, टू बिग टू फेल होते हैं। इस तरह से इसको ना देखा जाता है कि इनकी टोटल इनका एसेट साइज कितना है, जो बेसिकली इन्होंने लोन दिए हुए हैं कितने ज्यादा दे रखे हैं। फिर उस हिसाब से आरबीआई क्या करता है ना, इनके ऊपर कुछ तरह की रिस्ट्रिक्शंस लगाता है। देखो, बैंक बहुत बड़ा है, अगर मान लो डूब गया तो सिचुएशन काफी खराब हो जाएगी। तो आरबीआई क्या करेगा, आरबीआई इनके ऊपर ना थोड़ी ज्यादा निगरानी रखेगा। क्यों रखेगा, क्योंकि पता है ना कि अगर फेल हो जाएंगे तो बहुत सिचुएशन काफी दिक्कत वाली हो जाएगी। तो इस वजह से इन तीनों को इस लिस्ट में रखा गया है, डीएसआईबीस। इनको कुछ एडिशनल रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करना पड़ता है, ताकि इंश्योर किया जा पाए कि ये जो बैंक्स हैं ये स्टेबल रहें, इनके अंदर कोई इशू आए उससे पहले ही हम उस इशू को पकड़ के उसको अच्छे से सॉल्व कर दें। ठीक है ना, तो इसमें देखा जाता है कि उस बैंक का साइज कितना है, कितना बड़ा है, एसेट्स कितने हैं उसके, बेसिकली कितने लोगों को उसने लोन कैसे दे रखे हैं। साथ ही साथ अगर आप नोटिस करो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है, कैसे उसके बैंकिंग स्ट्रक्चर कैसा है, उसके साथ ही इंटरकनेक्टेडनेस। ये अलग अलग तरह के पैरामीटर्स होते हैं जिस हिसाब से देखा जाता है कि क्या वो बैंक डीएसआईबी है या नहीं है। तो आपको ध्यान का रखना है, अभी तीन है, एसबीआई, आईसीआईसीआई और एचडीएफसी बैंक। चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ, दैट इज पीएमआई डेटा। अभी देखो इस वीक के अंदर क्या हुआ, परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स, इन्होंने अपना जो डेटा था पीएमआई डेटा हमारे सामने आया है। अब आप सोच रहे होंगे सर ये पीएमआई डेटा है क्या। देखो आप एक नोटिस करो, एक ना मान लो एक पर्सन है, एक मैनेजर है, आप इससे जाके पूछो कि भैया आने वाले टाइम के अंदर क्या लगता है, ऑर्डर अच्छे खासे आ रहे हैं या नहीं आ रहे, फ्यूचर के अंदर आप अपनी कंपनी के बारे में क्या सोच रहे हो, क्या आपकी कंपनी ग्रो करेगी आने वाले टाइम के अंदर, या फिर जितनी अभी चल रही है उतनी ही रहेगी, या फिर इसके अंदर एक कमी देखने को मिलेगी। तो ये सारा डेटा ना इस तरह से परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स के अंदर हमें देखने को मिल जाता है, जो एक तरह की हमें फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्शन देता है कि फ्यूचर के अंदर हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, डेटा इस महीने का ही आया है, पर ये आने वाले टाइम की तरफ हमें थोड़ा आइडिया देने लग जाता है कि ये जो मैनेजर्स हैं अलग अलग कंपनीज के क्या सोच रहे हैं। मैं अगर आपको थोड़ा सा बताने की कोशिश करूं, देखो जैसे आप नोटिस करो यहाँ पर ना, ये इस तरह से पिछले कुछ 2-2.5 सालों के अंदर, ये अभी लेटेस्ट डेटा नहीं है, बट आप नोटिस करो कोविड-19 टाइम्स का। तो यहाँ पर अगर आप नोटिस करोगे, जैसे ही कोविड-19 टाइम से जो पहले की बात है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ है, ये ऊपर नीचे इस तरह से हमें देखने को मिलेगा। अब इसके साथ ना एक नंबर भी एसोसिएटेड है, जैसे ये 55.3। दरअसल में होता क्या है ना कि पीएमआई के अंदर तीन, मैंने आपको बताया ना कि या तो जो कंपनी है वो इससे अच्छा करेगी, या फिर जितना अभी कर रही है उस हिसाब से करेगी, या फिर इससे खराब करेगी। उस हिसाब से ना अलग अलग स्कोर दिए जाते हैं। अगर ये स्कोर ओवरऑल आता है 50, इसका मीनिंग क्या है कि हम देख रहे हैं कि वो सेम ही रहेगी। अगर इसका नंबर आता है 50 से ज्यादा, तो इसका मतलब क्या है, आने वाले टाइम्स के अंदर अच्छा सिचुएशन है हमारी इकोनॉमी का। और अगर ये नंबर आता है 50 से नीचे, तब हम कहेंगे क्या कि सिचुएशन खराब है। जैसे यहाँ पर आप नोटिस करो, ये आ गया नंबर 50, ठीक है ना, ये 49, ये 51, तो बीच में कहीं होगा 50। तो यहाँ पर जब भी ऐसी सिचुएशन आई है, हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि सिचुएशन इकोनॉमी की थोड़ी सी खराब जा रही है। इसी को बोल देते हैं परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स। ठीक है, एक तरह का सर्वे बेस्ड मेजर है जो परसेप्शन के ऊपर जाता है, उनसे पूछता है कि क्या लग रहा है फ्यूचर में, कैसा दिख रहा है, किस तरह के ऑर्डर्स दिख रहे हैं फ्यूचर के अंदर, उस हिसाब से ये चीज देखी जाती है। ठीक है, आईएचएस मार्केट ग्रुप के द्वारा इसको निकाला जाता है। ठीक है, करंट का भी बताता है, फ्यूचर का तो डेफिनेटली हमें बताता है। और एक तरह का ना लीडिंग इंडिकेटर है, बेसिकली स्टार्टिंग में पता लग गया ना महीने के, तो आने वाले टाइम का हमें पता लगता है कि लीडिंग है, कि आप ना कि फ्यूचर कैसा होने वाला वो चीज हमें बता देता है। अब ध्यान में रखने वाली बात यह है कि भैया ये मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी निकाला जाता है, सर्विसेज के लिए भी निकाला जाता है। कई बार ना यूपीएससी सिंपली इतना लिख देगा कि सर्विसेज के लिए नहीं निकाला जाता, तो वो स्टेटमेंट गलत हो जाएगी।
मैन्युफैक्चरिंग भी आती है, सर्विसेज भी, फिर दोनों को कंबाइन कर दिया जाता है और एक कंपोजिट इंडेक्स हमारे पास आ जाता है। अगर सारा कुछ कैलकुलेशन के बाद परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स की वैल्यू आती है अबव 50, तो हम क्या कहते हैं कि फ्यूचर में एक्सपेंशन होने वाली है, फ्यूचर में इंक्रीज होगा अलग अलग चीजें। उसी तरह से अगर एग्जैक्ट 50 आती है तो उसको बोलते हैं कि जितना अभी है उतना ही रहेगा, और 50 से नीचे जाती है तो उसको बोल देंगे क्या, कॉन्ट्रैक्शन। तो अभी का डेटा हमारे सामने आ चुका है, और अभी काफी हमारा जो पीएमआई था वो इंक्रीज यहाँ पर देखने को मिला है, जो कि एक अच्छी चीज है, जो बता रहा है कि फ्यूचर में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग है ये इंक्रीज आने वाले टाइम के अंदर हम देखने को मिल जाएगी। राइट, चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ, दैट इज विंडफॉल प्रॉफिट टैक्स। देखो, इसका थोड़ा मीनिंग समझना, अगर आप सिंपली गूगल करोगे कि भैया विंडफॉल क्या होता है, तो विंडफॉल के अंदर आपको देखने को मिलेगा अचानक मिला धन, अप्रत्याशित लाभ। ठीक है ना, कि कोई ऐसा पैसा जो आपको अचानक से कहीं पर अनएक्सपेक्टेडली मिल जाता है। जैसे मान लो आप कहीं, आप अपने अपने घर में हो, घर में छोड़ो, आप कहीं ऐसे बाहर घूम रहे थे, आपको अचानक से कुछ बहुत सारा गोल्ड मिल जाए, मान लो अचानक से, तो होगा क्या, आपने एक्सपेक्ट थोड़ी किया था कि आपको ये बेनिफिट हो जाएगा, पर आपको तो हो गया, आपको तो अप्रत्याशित जो लाभ था वो मिल गया। तो इसको क्या बोल देंगे, विंडफॉल गेन। और फिर गवर्नमेंट क्या बोलेगी, भैया आपको विंडफॉल गेन हुआ है तो हमें कुछ टैक्स दे दीजिए, उसी को क्या बोल देते हैं, विंडफॉल गेन टैक्स। अभी क्या हुआ है, जो हमारे देखो, जो क्रूड हो गया, ठीक है, जो फ्यूल्स हो गया, डीजल एक्सपोर्ट्स हो गया, इस तरह की चीजों के साथ ना इनको एक्चुअल में एक अनएक्सपेक्टेड बेनिफिट हुआ है। ठीक है ना, तो यहां पर इस वजह से क्या हुआ है, हमारी गवर्नमेंट ने क्या किया है, हमारी गवर्नमेंट ने बोला है कि हम इसके ऊपर जो विंडफॉल गेन टैक्स लगाते थे उसको थोड़ा हाइक कर दिया गया है। ठीक है, ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि इस तरह का इनको बेनिफिट होगा, तो उस वजह से इसको हाइक कर दिया गया है। देखो, पहले भी मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं, विंडफॉल गेन टैक्स बीच में बढ़ा दिया जाता है, बीच में कम कर दिया जाता है, हमें वो बात नहीं जाननी कि कब बढ़ा दिया कब क्या कर दिया, पर आप नोटिस करो मीनिंग इसका कि विंडफॉल गेन का मीनिंग क्या होता है, और वो हम अच्छे से समझ चुके हैं, और उसी को बोलते हैं विंडफॉल गेन टैक्स। जब थोड़ा अब नॉर्मल या अबव एवरेज प्रॉफिट आपको होते हैं तो एक तरह का उसके ऊपर कुछ टैक्स लगा दिया जाता है, दैट इज नोन एज व्हाट, विंडफॉल गेन टैक्स। ठीक है सर, चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ, दैट इज इंटीग्रेटेड ऑम्बुड्समैन। देखो, एक वर्ड आ गया ऑम्बुड्समैन, अब इसको भी गूगल सर्च कर लेते हैं कि ऑम्बुड्समैन होता क्या है। देखो, अगर आप सर्च करोगे ऑम्बुड्समैन को तो यहाँ पर आपको देखने मिलेगा कि एक गवर्नमेंट ऑफिशियल जो आपकी कंप्लेंट्स के साथ डील करता है। मान लो आपको ना किसी से कुछ शिकायत है, आपको किसी पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन से कुछ शिकायत है, तो जिसके साथ आप वो कंप्लेंट अपनी दोगे, जिसको आप अपनी कंप्लेंट सबमिट करोगे, वो होता है क्या, ऑम्बुड्समैन। ठीक है, अब देखो, जो आरबीआई है, आप जानते हो पूरा का पूरा जो बैंकिंग सेक्टर है उसको वो रेगुलेट करता है, बिल्कुल। तो अगर मान लो आपकी कुछ शिकायतें आती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप नोटिस करो कि आपके कार्ड पेमेंट हो गया है, मोबाइल हो गया, नेट बैंकिंग हो गया, इस तरह की कुछ कंप्लेंट्स आती हैं, तो कहां पर शिकायत करोगे, ये क्वेश्चन उठे कभी दिमाग में, नहीं उठे, बिल्कुल उठे होंगे। तो यहां पर क्या होता था ना, पहले दरअसल में हमारे पास तीन स्कीम्स होती थी। उन तीन स्कीम्स का नाम क्या है, एक होता था बैंकिंग ऑम्बुड्समैन, एक होता था ऑम्बुड्समैन फॉर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, और तीसरा होता था ऑम्बुड्समैन स्कीम फॉर डिजिटल ट्रांजैक्शन। ठीक है, तो पहले क्या होता था, तीन जगह पे हम जाके शिकायत कर सकते थे। देखो, मान लो आपको किसी बैंक से शिकायत हुई, ठीक है, मान लो आईसीआईसीआई बैंक से शिकायत हुई, तो पहले तो आप इनको शिकायत करोगे, पर मान लो ये नहीं सुनते तो आप यहां पर चले जाते थे। उसी तरह से सेम चीज एनबीएफसी से साथ होती थी, उसी तरह से तीसरी चीज होती थी हमारी डिजिटल ट्रांजैक्शन के साथ। तो पहले चीजें इस तरह से वर्क करती थी, पर काफी बार ना थोड़ी दिक्कत आ जाती थी। किस तरह की दिक्कत, कई बार ये नहीं पता लगता था कि एक्चुअल में जो काम है वो किसका है तीनों के अंदर। तो ये सारे इश्यूज हमें यहाँ पर देखने को मिल जाते थे, और उस वजह से अगर किसी ने मान लो शिकायत करी है ना, तो उसको वापस कर दिया जाता कि नहीं, आपकी शिकायत हमारे डोमेन के बाहर है। तो हमारी आरबीआई ने क्या किया, इसके लिए क्या बना दिया, एक इंटीग्रेटेड ऑम्बुड्समैन। अब ऑम्बुड्समैन आप जान गए हो, इंटीग्रेट मतलब सबको कंबाइन कर दिया। तो अब ये जो तीनों की तीनों स्कीम्स थी ना, इन तीनों को कंबाइन करके एक ही बना दिया गया इंटीग्रेटेड ऑम्बुड्समैन। तो अब अभी आपको किसी में भी दिक्कत हो, चाहे इसमें आपको इसी में शिकायत करनी है, तो जो भी आपकी शिकायत होगी उसको रिजॉल्व कर दिया जाएगा। वो इसीलिए था, ठीक है ना, क्योंकि पहले ना डेफिशिएंसी इन सर्विस, इसको भी आप ना एक तरह का ग्राउंड बना सकते हो कि अगर आपको किसी के साथ कंप्लेंट फाइल करनी होगी, तो इस वजह से आपको अगर कोई शिकायत है किसी चीज के साथ, तो शिकायत को रिजॉल्व करने का जो तरीका है वो काफी आसान कर दिया गया है अंडर इंटीग्रेटेड ऑम्बुड्समैन स्कीम। तो ध्यान का रखना है कि इसको लाया किसके द्वारा है, ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। तो जो रिपोर्ट है ना अभी रिसेंट आई है, उसमें ये पाया गया है
कि कार्ड्स हो गया, ठीक है, जो आपके डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड होते हैं, मोबाइल हो गया, नेट बैंकिंग हो गया, ये सारी चीजें अभी टॉप कंप्लेंट्स हमें देखने को मिलती है एट बैंकिंग ऑम्बड्समैन। तो ये सारे मुद्दे थे जो आज हमें डिस्कस करने थे। पिछले हफ्ते मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस दिए थे, उनको क्विकली एक बार डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन था कि आरबीआई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सिक्योरिटीज को मैनेज करती है पर स्टेट गवर्नमेंट की नहीं करती। तो सर ये स्टेटमेंट तो गलत है, दोनों को करती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की भी और स्टेट गवर्नमेंट की भी। तो पहला स्टेटमेंट तो सर हो गया गलत, और पहला गलत हो गया तो आप आंसर आपका बी या सी में से होगा कोई। अब इसके साथ इसने बात करी है ट्रेजरी बिल्स की। मैं आपको थोड़ा पहले ना ट्रेजरी बिल्स के बारे में बता देता हूँ। देखो, ट्रेजरी बिल क्या होते हैं? शॉर्ट टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट। बेसिकली छोटे टाइम के लिए अगर गवर्नमेंट को पैसा चाहिए ना, तो उसके लिए होता है। कौन सा छोटा टाइम सर? मान लो 91 डेज हो गया, 182 डेज हो गया, या 364 डेज। बेसिकली एक साल से कम के लिए ना, एक साल से कम के लिए ट्रेजरी बिल्स को इशू किया जाता है। कौन इशू करता है? ध्यान में रखना है, ये सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल बैंक इशू, सॉरी सेंट्रल गवर्नमेंट इशू करती है, ये स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा इशू नहीं होते। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दे कैन ओनली बी इशूड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एंड नॉट बाय स्टेट गवर्नमेंट। राइट, इनको ट्रांसफरेबल भी किया जा सकता है, और एक तरह से डिस्काउंट पे इशू होते हैं। ठीक है, जैसे मान लो अगर ये $100 का है ना, या ₹100 का है, तो ऐसा नहीं है कि ₹100 का ही ये इशू होगा, नहीं, इनको डिस्काउंट पे इशू करना होगा। मान लो 95 पे इशू कर दिया, फिर जब एक साल खत्म हो गया तब आपको ₹100 मिल जाएगा। एक्चुअल में इसकी वैल्यू कितनी थी? ₹100, पर इसको डिस्काउंट पे इशू किया गया ताकि जब एक साल खत्म हो आपको ₹100 मिल जाए। इसके साथ ही कोई इंटरेस्ट नहीं दिया जाता। ठीक है ना, बेसिकली इंटरेस्ट तो कोई दे नहीं रहे, अभी देख के आए ना पीछे, जैसे कूपन वगैरह देख रहे थे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। सिंपली आपको एक डिस्काउंट पे इशू किया जाता है, तो और यही आपका प्रॉफिट यहाँ पर है। ये जो ₹5 बने ना, यही आपका प्रॉफिट एक तरह से बन जाता है। कोई कोलेटरल नहीं होता, ये एक तरह का क्या होता है? अनसिक्योर्ड। अब देख लो इस क्वेश्चन को, यहाँ पर क्या कह रहा है सेकंड स्टेटमेंट के अंदर, कि ट्रेजरी बिल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इशू किए जाते हैं और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कोई ट्रेजरी बिल इशू नहीं किया जाता। बिल्कुल ठीक बात है, मैंने भी तो यही बताया था। तो सेकंड स्टेटमेंट का ठीक है। तीसरा क्या कह रहा है? इसको डिस्काउंट पे इशू किया जाता है, ये बात भी बिल्कुल ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी, 2 एंड 3 ओनली। टफ क्वेश्चन था, बट आई होप कि अब आप चीजें समझ आ गई होंगी। चलते हैं दूसरे टॉपिक की तरफ, और जो क्या है? मसाला बॉन्ड्स, आईएफसी मसाला बॉन्ड्स के बारे में। अब यहाँ पर पूछ रहा है कि क्या स्टेटमेंट इसके रिगार्डिंग करेक्ट है। देखो, पहले मैं थोड़ा आपको ना मसाला बॉन्ड के रिगार्डिंग थोड़ा समझा देता हूँ। आप एक चीज इमेजिन करो, मान लो आप हो, आपकी कोई कंपनी है इंडिया के अंदर, ठीक है सर, और आप सोच रहे हो कि यार पैसा कैसे रेस करूं, और मान लो आप चाहते हो कि ना मैं यूएसए में कोई है, उससे पैसा रेस कर लूं, वहां से पैसा उठा लूं। तो होता पता क्या है? ये बोलेगा कि अच्छा बताओ कितना पैसा चाहिए। मान लो इसको चाहिए आज ₹10,000 चाहिए, ठीक है, और मान के चलते हैं आज क्या है? $1 इक्वल टू 50। एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं, आज के टाइम पर क्या है? $1 इक्वल टू 50। तो आप मुझे बताओ कि यूएसए वाला बंदा कितने पैसे डालेगा? ये डालेगा सर $200। 200 कैसे हुए? 200 इंटू 50 ना, $200 इंटू $1 इक्वल टू 50, ये हो गया ₹10,000। ₹10,000 चाहिए थे ना इसको, तो $200 यहाँ पे इन्वेस्ट कर दिए। ठीक है, और इसने इसको प्रॉमिस किया था कि सर जब एक साल खत्म हो जाएगा ना, मैं आपको 10% रिटर्न दूंगा। तो इसको कितने पैसे वापस करने होंगे? $220। ठीक है, 200 के ऊपर 10%, $220 करने होंगे। ठीक है, तो यहां पर सब कुछ बढ़िया चल रहा है, इसने $200 इन्वेस्ट किए, इसको मिल गए $220। पर आप एक सिचुएशन इमेजिन करो कि जब इसने पैसा दिया तब क्या था? $1 इक्वल टू 50, और जब एक साल के बाद जब इसको पैसा वापस करना है, कितना पैसा वापस करना है? $220। उस टाइम ऐसा भी तो हो सकता है कि $1 इक्वल टू 100 हो जाए। हो सकता है, नहीं हो सकता, मतलब प्रैक्टिकली शायद उतना पॉसिबल ना हो, बट मान के चलो कि ऐसा हो जाए। तो यहां पर आप खुद बताओ कि इसको पैसा वापस कितना करना पड़ेगा। देखो सर, पैसा तो वापस अभी भी $220 ही करना है, क्योंकि इसने पैसा किस में लिया था? डॉलर के अंदर। रिटर्न किसके अंदर करेगा? डॉलर के अंदर। पर फर्क इतना है कि अब बताओ कि इसको कितना रुपीस के अंदर, ये कितना हो जाएगा? ये रुपीस के अंदर हो जाएगा ₹22,000। ठीक है, 220 इंटू 100, तो वापस कितना करना पड़ रहा है? 22,000। लिया कितना था? 200 इंटू 50, लिया था ₹10,000। ठीक है, और हमने प्रॉमिस किया था हम कितना देंगे? रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% रिटर्न आपको वापस देंगे, और देना पड़ रहा है 22,000। देख रहे हो, 10,000 इन्वेस्ट किया 10% के, और वापस करना पड़ रहा है 22,000। क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पर ना एक्सचेंज रेट के अंदर हमें फ्लक्चुएशन देखने को मिल गए। तो यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएट हुआ, उसका इंपैक्ट किसके ऊपर आया? जो कंपनी थी जिसने पैसा लिया, उसका इसके ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं आया। इसने तो $200 दिए थे, इसने सिंपली क्या वापस ले लिए? $220।
तो यहाँ पर क्या होता है ना, अगर हम नॉर्मल तरीके से जाएं, नॉर्मल बॉन्ड के तरीके से जाएं, तो वहां पर क्या होता है, जो रिस्क होता है वो इसके ऊपर होता है, जो कंपनी बॉन्ड्स को, मतलब जो कंपनी बॉन्ड्स को इशू करती है, इशूअर के ऊपर ये ये रिस्क आता है, उसका इन्वेस्टर के ऊपर कोई रिस्क नहीं आता। पर जब मैं बात करता हूं मसाला बॉन्ड की, अब बात होगी मसाला बॉन्ड की, तो यहां पर ना हम चीजें डॉलर में नहीं कर रहे, हम किस में चीजें पैसा लेंगे, हम पैसा लेंगे सारा का सारा रुपीस के अंदर। तो ये यूएस वाला बंदा कितने रुपीस इन्वेस्ट करेगा, ये इन्वेस्ट करेगा 10,000 रुपए। हम इसको प्रॉपर्टीज करेंगे मान लो 10% इंटरेस्ट रेट, और इसको एक साल के बाद 11,000 रुपए वापस कर देंगे। उसके एक साल के अंदर $1 50 रुपए हुआ, $1 100 रुपए हुआ, 70 हुआ, 80 हुआ, हमें फर्क ही नहीं पड़ता, इस बंदे को कोई कंसर्न ही नहीं है, वो कंसर्न यहां पर शिफ्ट हो जाता है। आई बात समझ में? तो इश्यूअर को यहां पर कोई रिस्क नहीं है कि एक्सचेंज रेट कुछ भी हो, पर जो इन्वेस्टर होता है उसके ऊपर रिस्क आ जाता है। आई बात समझ में? तो मसाला बॉन्ड के अंदर ध्यान क्या रखना है, ये होते हैं रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड, तो पैसा जो इन्वेस्ट किया जाता है वो रुपीस की फॉर्म में ही किया जाता है। नॉर्मल बॉन्ड्स के अंदर क्या पैसा कैसे इन्वेस्ट किया जा रहा था, डॉलर की फॉर्म में, मसाला बॉन्ड के अंदर कैसे कर जा रहा है, रुपीस की फॉर्म में। ठीक है, और इसके ऊपर कोई रिस्क नहीं रहा मसाला बॉन्ड के अंदर, और रिस्क पूरा इसके ऊपर आ जाता है। अब जरा क्वेश्चन देख लो, ठीक है, या फिर एक बार पढ़ भी लो। रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड आप समझ गए, बॉन्ड इंडिया के बाहर इशू किया जा रहा है, ठीक है, ये जो बंदा है ना, ये यूएसए वाला बंदा है, तो इसको इशू किया जा रहा है इंडियन करेंसी के अंदर, रुपी के अंदर किया जा रहा है। और एक्चुअल में जो आईएफसी है, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, वर्ल्ड बैंक ग्रुप का जो पार्ट है, वो इस चीज को थोड़ा प्रमोट करती है। तो यहां पर नोटिस करो, जो कंपनी है जिसने बेसिकली बॉन्ड्स को इशू किया था, उसको फर्क नहीं पड़ रहा कि डॉलर रुपी एक्सचेंज रेट क्या है, फर्क किसको पड़ेगा, जिस बंदे ने इन्वेस्ट किया, तो इन्वेस्टर के ऊपर रिस्क चला जाता है। और इससे क्या होती है, इंडियन कंपनीज को हेल्प होती है, क्योंकि उनको पैसा रेस कर लिया उन्होंने। तो यहां पर नोटिस करो, स्टेटमेंट 1 क्या कह रहा है, आईएफसी विच ऑफर दिस बॉन्ड इज अ आर्म ऑफ वर्ल्ड बैंक, यस, ये बात बिल्कुल ठीक है। और दूसरा स्टेटमेंट क्या रहा है, ये रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड है और एक तरह का डेट फाइनेंसिंग है, तो ये बात भी बिल्कुल ठीक है। आंसर क्या हो जाता है आपका, ऑप्शन नंबर सी। तो कॉन्सेप्ट अच्छे रखो, ठीक है, अगर कॉन्सेप्ट पता है ना तो क्वेश्चन हो जाते हैं, इसमें मुश्किल नहीं है। चलो तीसरा क्वेश्चन, दैट इज कि भैया बियर क्या होता है इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट। देखो, आपने ये सारी, ये मूवी नहीं है, ये क्या है, टीवी सीरीज देखी होगी शायद आप में से कुछ लोगों ने, स्कैम 1992, हर्षद मेहता, ठीक है ना। तो इसमें इनको क्या बोला जाता है, इसमें इनको क्या बोला जाता है, द बिग बुल। तो एक्चुअल में होता क्या है ना, बुल एक ऐसे इंसान को बोला जाता है जो मानता है कि आने वाले टाइम के अंदर स्टॉक मार्केट ऊपर जाने वाली है। ठीक है, इनका यही मानना था कि स्टॉक मार्केट हमेशा ऊपर ही जाएगी, हमेशा तो नहीं बोलूंगा, पर स्टॉक मार्केट का इनका काफी एक ऑप्टिमिस्टिक था कि काफी ऊपर जाने वाली है। उसको क्या बोल देते हैं, बुल, कि मार्केट से काफी तेजी से बढ़ने वाली है। ऑन द अदर हैंड जब हम बात करते हैं बियर की, ये काफी पैसिमिस्टिक होते हैं, इनको लगता है कि नहीं यार मार्केट नीचे जाने वाली है। आप में से भी कुछ, आपके कुछ दोस्त होंगे ना, कई बार वो तो हमेशा यही बोलते रहते हैं कि यार यहाँ से तो मार्केट गई, नीचे जा रही है, नीचे जा रही है। उनको क्या बोल देते हैं हम, बियर। तो ये फर्क होता है बुल और बियर के अंदर। बुल का मतलब मार्केट ऊपर जाने वाली है, बियर का मतलब मार्केट नीचे जाने वाली है। तो यहाँ पर जब हम बात करते हैं बियर की, तो बियर का मीनिंग यही है, एक ऐसा इन्वेस्टर जो मानता है कि किसी चीज का प्राइस नीचे जाने वाला है, दैट इज नोन एज व्हाट, बियर। तो इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए हो गया, राइट। तो आज के 3 क्वेश्चन में देख देख लेते हैं कि कौन से आप 3 क्वेश्चन मुझे नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर बताओगे। पहला क्वेश्चन ये है यूपीएससी 2011 का, दूसरा क्वेश्चन ये है यूपीएससी 2020 का, और तीसरा क्वेश्चन जो मैं आपको बात कर रहा था, ये सिंपली चेक करने के लिए कि आपने आज के लेक्चर को कितना ध्यान से सुना है, कितना ध्यान से आपने इस चीज को समझा है। तो इन तीनों क्वेश्चन के आंसर आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर बताओगे, ठीक है। आई होप आपको आज का लेक्चर बहुत अच्छे से समझ आया होगा। बहुत सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस किए, नियरली 7 न्यूज थी, और जो क्वेश्चन डिस्कस किए ना उनमें भी हमने कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझ लिया। तो इकोनॉमी पढ़ने का तरीका यही है, करंट के अंदर चीजें आएंगी, उनका स्टैटिक उसके साथ लिंक करते रहो, और एक जो करंट और स्टैटिक के बीच का जो ब्रिज होता है ना, वो आप अच्छे से कर पाओगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आज की डिस्कशन यही तक थी। इसी तरह से आप भी अपने एंड पर हार्ड वर्क करते रहिए। गुड बाय एंड गुड लक।